सो गाइस, कैसे हैं सब लोग। अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग, बेसिकली केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक सेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसको केमिकल बॉन्डिंग के नाम से हम जानते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं आपको ये सब चीज़ क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर ही अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस में इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हर साल इसके 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं जो आप कवर कर सकते हो। 12 से 16 मार्क्स तो आप इजीली कवर कर सकते हो। एंड ये चैप्टर, अब मेन बात आती है, ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं, वाई केमिकल बॉन्डिंग। इसको बताने के लिए मैं आपको सबसे पहली चीज ये बता देता हूँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या चाहता है, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है तो आप सीधा सीधा उसको बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल इसलिए करते हैं ताकि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। या अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की तरफ पहुंचे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था टू गेन द स्टेबिलिटी और टू गेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, या तो वो स्टेबल हो जाए या जैसे तैसे अपने इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के आसपास पहुंच जाए। ठीक है। सेकेंडली अगर अपन बोलें कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन ये भी चीज पढ़ते हैं टू लोअर द इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो अपने सिस्टम की एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए हम केमिकल बॉन्डिंग का इस्तेमाल होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग उसमें होती है। इस पॉइंट को मैं आगे और डिस्कस करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे। आपको पता होगा किसी भी एलिमेंट के एटम के पास बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल नहीं होते, तो अपन बस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं। सिमिलरली क्लोरीन के पास भी प्रोटॉन होगा एंड उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो होता क्या है, इसका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो होता है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है या उसका प्रोटॉन जो है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन को, किसके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, अपोजिट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा धीरे 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 कम होता जाएगा। एंड ये एक टाइम आएगा जब ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है और इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब दूसरी बात देखने वाली होती है ये कि यहाँ पर प्रोटॉन है, सिमिलरली हाइड्रोजन के पास जैसे प्रोटॉन है, सिमिलरली क्लोरीन के पास भी प्रोटॉन है। तो इन दोनों के लाइक चार्जेस भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आइए चलिए इसी का फंडा अपन आगे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अपन ने जो डिस्कस करा था, वाई एटम कम क्लोज टुगेदर। एटम्स जो होते हैं आसपास क्यों आते हैं, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम जो है वो पास पास क्यों आ रहा था। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हमने बोला था कि अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यही तो मैंने बोला था, न्यूक्लियस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के, किसके, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली आपका अट्रैक्शन किसके, इसमें न्यूक्लियस के क्लोरीन में और इस बार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर अपन न्यूक्लियस होंगे वो दोनों पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मेन बात जो मैंने बोला था आपको कि लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या होता है इसको चलिए अपन देख लेते हैं। अब सबको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन R। ठीक है, तो KQ1Q2 अपॉन R को अपन, मैं अगर बोलूं इसको आगे फर्दरली अगर मैं बोलूंगा तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपकी कम होती जाएगी। सिमिलरली आपको देखने से पता चल रहा होगा दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड रेडियस R जो है दोनों के दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दो एटम की दूरी बढ़ती जाएगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, अगर वो पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। चलिए आप एक ग्राफ देखते होंगे, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो इसको सीधा सीधा नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक ग्राफ देखते होंगे और जिसने आपको हमेशा परेशान करा होगा। चलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच का जो ग्राफ है इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, अगर रेडियस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले लिया, अगर मैंने सपोज करो इनफाइनाइट वैल्यू ले ली रेडियस की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 है। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम है तो रेडियस बिल्कुल 0 है।
ठीक है। तो जैसे जैसे रेडियस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे रेडियस कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है, मैं एक सेकेंड, ठीक है, जैसे जैसे आपका रेडियस कम होता जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। आप चेक कर पा रहे हैं जैसे जैसे रेडियस पीछे की तरफ चल रहा है मतलब कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर वो तो नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, दैट्स इट, दैट डजंट मीन कि इसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ता। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका रेडियस जो होगा वो आर नॉट के बराबर हो जाएगा। अब आर नॉट के बारे में मैं अभी कंसिडर करूंगा, मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। ये आर नॉट, ये वैल्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब कि ना तो अब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन जो होता है, इसको इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जब अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि अनलाइक चार्जेस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाइक चार्जेस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्जन से। यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए तो वो पास होते जा रहे हैं, रेडियस कम होता जा रहा है एंड धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक पॉइंट आया जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो बराबर हो गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे बराबर हुए तो इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब अब ना तो वो पास जा रहा है ना ही वो दूर जा रहा है। बट अगर अपन उसको और ज्यादा धकेलने की कोशिश करेंगे, मतलब और ज्यादा रेडियस कम करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि एकदम से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। इस चीज को मैं आपको ऑर्गेनिक वे में, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, मैं उससे समझाऊंगा अभी आपको। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जब r r नॉट के बराबर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो बराबर है एंड r नॉट इज योर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जब r बड़ा है r नॉट से, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन से बड़ा है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है, यहाँ की बात कर रहे हैं पर फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए ये वैल्यू आर नॉट जो है वो कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर पा रहे होंगे एंड देख पा रहे होंगे, सॉरी। तो ये आर की वैल्यू जब आर नॉट से कम है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन से कम हो गया, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें तो आप देख पा रहे हैं। और ये द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो लास्ट वाला फिगर जिसमें एकदम से ऊपर चली जाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे जब दो एटम्स आपने ना तो पास आ रहे हैं ना दूर आ रहे हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब अगर मैं उसको फोर्सफुली आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा कि वो ऊपर चला जाएगा। उसको समझाते हैं कैसे होता है, ठीक है। जब हम उसको आगे की तरफ और खिसकाएंगे तो ये मान लीजिए ये आपका 4 प्लेन्स हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कार्बन मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे कुछ चीज, अब मैं इसको और इनको, ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसको और पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जिस वजह से जैसे पास आएंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि आप समझिए भीड़ भाड़ की वजह से वो चीज में रिपल्जन होगा और वो एकदम से खुल जाएगा। लाइक दिस, आपने आई थिंक ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये इस तरह के डायग्राम्स देखे होंगे। ये ऐसा बन जाएगा। जैसे जैसे इसको मैं और पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, एलिमेंट्स ये कंपाउंड्स होंगे, एक ऊपर की तरफ निकल जाता है, एक नीचे की तरफ निकल जाता है, कुछ अलग अलग बॉन्ड एंगल्स पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है रीजन जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एकदम से आपके ऊपर बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं आप सब जानते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं उसको बेसिकली नाम इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए रखा है बिकॉज इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मिनिमम से मिनिमम 200 to 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ही वो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बात करेंगे, इसमें बेसिकली अपन 4 चीजें पढ़ते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और वीक बॉन्ड जो होते हैं वही बॉन्ड जिनको तोड़ने में एनर्जी अपन को कम देनी पड़े, और ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है वन डबल फोर्सेस, ये बेसिकली एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। सिमिलरली जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनको तोड़ने के लिए 2 से 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज होती है, चलिए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जब भी कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन वी आर एवर गोइंग टू रीड। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन और बहुत ही कॉमन डेफिनेशन। कैटायन और एनायन का बीच में जब जुड़ते हैं तो उनसे जो बना हुआ बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये दूसरी चीज जो लिखी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको चलिए मैं समझाता हूँ। फिर कैटायन कब बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एनायन कब बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो भैया यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बेसिकली बात वही है, इसको घुमा फिरा के थोड़ी सी बातों को आपका कान मतलब जो भी समझ लीजिए आप जो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आयनिक बॉन्ड जो होता है बेसिकली आपको तीन ही बातें याद रखनी है कि कैसे कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है और कैसे बनाना है। चुटकियों में आपको आयनिक बॉन्ड बनाना आ जाएगा। सबसे पहली बात याद रखनी है कि कैसे हम कैटायन को बनाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कैटायन करेंगे। भैया कैटायन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एनायन कैसे बनेगा। सबसे पहले कैटायन बनाना है, एनायन बनाना है, कैटायन एनायन को मिलाकर फ्यूज करके लैटिस बनाना है। बस दैट्स इट। या आपका आयनिक बॉन्ड हमेशा ऐसे आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। कैसे बनेंगे, पहले कैटायन बनाएंगे, फिर एनायन बनाएंगे एंड फिर फाइनली इन दोनों को फ्यूज करने के बाद जो चीज बनेगी उसको हम लैटिस बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली ये सॉलिड होता है, सॉलिड लैटिस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो होता है कब बनता है कैटायन, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ये कॉमन सी बातें, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनायन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको फॉर्मेशन ऑफ एनायन बोलते हैं। ठीक है। अब लैटिस कब बनता है, जैसे कि मैंने कहा तो कैटायन और एनायन को दोनों को जब मिक्स कर देंगे क्या बनेगा, कंबाइन करेंगे तो एक लैटिस बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखने के लिए आपको समझाने, चलिए मैं समझाता हूँ। शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl लैटिस। ठीक है। NaCl सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले की स्टेप क्या थी, सबसे पहले आपको बनाना है कैटायन। कैटायन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सोडियम को लेंगे। ठीक है। सोडियम मेटल लिया। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो क्या बनेगा Na+। यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन, अगर अपन सेकंड स्टेप क्या थी एनायन बनाने की। एनायन बनाने के लिए एलिमेंट लिया, मतलब ये नॉन मेटल है, क्लोरीन लिया। क्लोरीन ने क्या करता है, क्लोरीन बेसिकली क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक ही लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Cl के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है। Na ने इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और Na+ बन गया कैटायन आपका। सिमिलरली क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये Cl- बन गया। और लास्ट स्टेप क्या होती, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। लैटिस बनाने के लिए मैं क्या बोलता था, कैटायन और एनायन को मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा लैटिस। दैट्स इट। यह बन गया आपका लैटिस, NaCl सॉलिड। ठीक है। तो दिस इज द सिंपली ये होता है, अपन लैटिस बनाते हैं ऐसे। और आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। भैया बताइए MgO कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ MgO। वापस वही कैटायन बनाओ। कैटायन बनाने के लिए Mg के ऊपर, Mg जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Mg के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। सिमिलरली और 2 ये इलेक्ट्रॉन लूज करे इसने तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा O-2। ठीक है। तो अब फाइनली क्या था, लैटिस बनाने के लिए कैटायन एनायन मिक्स करो, Mg+2 O-2 दोनों का क्रॉस क्रॉस करेंगे तो चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा MgO सॉलिड। ठीक है। ये बन गया आपका लैटिस। तो ये होता है लैटिस का फॉर्मेशन और आई होप ये आप सब लोगों को समझ आ गया। अब कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं और ये रेगुलरली पूछे जाते हैं एंड ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा और फिर कोई डाउट आए तो अपन देख लेंगे। ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है, ये पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस कर लूँ, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में लगता है। पहला पॉइंट ये आपको हमेशा याद रखना है
कि आयनिक बॉन्ड जो है वो डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट भी बीच में लगेगा। चलिए इसको पॉइंट को आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। भैया एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, दोनों की प्रॉपर्टी सेम तो नहीं होती, दोनों के नेचर सेम तो नहीं होता। एक का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, एक का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो बेसिकली दोनों चीजें जो भी जुड़ने वाली है, दो या दो से ज्यादा जो भी चीजें जुड़ने वाली है, उन सबका नेचर अलग होना चाहिए, दैट्स व्हाई वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली कैटायन और एनायन का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो अगर मैं देखूं वो बोल रहा है कि वन शुड बी कैटायन एंड अदर शुड बी एनायन। ये कोई नई ये थोड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। वन शुड बी मेटल, अदर शुड बी नॉन मेटल। अरे भैया ये तो पढ़ा है हमने। कैटायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही तो मेटल होता है। ठीक है, एनायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वही तो नॉन मेटल होता है। कोई नई बात तो नहीं है। चलिए, वन शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये कंसेप्चुअल बात है, एंड अदर शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वन शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। कैटायन कब बनता है? जब कोई भी एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, करेगा, अब वही तो मेटल होता है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी तो देनी पड़ती है, जितनी कम एनर्जी देनी पड़े उतना ज्यादा हमारा फायदा। भैया हम कोई भी काम करेंगे, जितना कम अपनी मेहनत लगेगी वही तो अपन को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा फायदा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी, जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा इजिली अपन अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है वो क्या चाहता है, ये अपन बोलेंगे एनायन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन जब लेता है, इलेक्ट्रॉन लेना, अब जितना आसानी से वो ले पाएगा, मतलब जितनी ज्यादा उसकी खींचने की क्षमता होगी उतना ज्यादा इजीली वो ले पाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी होती है वो, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। चलिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जब होता है, आपको पता है क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन? मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। भाई कैटायन कब बनेगा? जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो कैटायन बनेगा। ठीक है, और लूज करने वाली एनर्जी को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एनायन कब होता है? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसी को हम बोलते हैं एनायन। अब गेन करने के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, तभी तो वो जाके अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। लैटिस फॉर्म करने टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी होती है। मैं अभी बताऊंगा इस बात को, होती बोल रहा हूँ इसलिए मैं। लैटिस फॉर्म करते टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, ये कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती है? ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, एंड सिमिलरली आपका लैटिस एनर्जी जो होती है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है। ये रहा मेरा क्वेश्चन। मतलब कि ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, आप बताइए। चलिए पहला पॉइंट आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर बताइएगा अपना आंसर। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। द एनर्जी प्रोवाइडेड या अब्जॉर्ब, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। जो भी एनर्जी, जो चीज अगर मुझे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। सिमिलरली अगर एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे देखिए कोई भी एनायन जो होता है, एलिमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली लैटिस जब बनता है, मतलब कैटायन और एनायन का अट्रैक्शन होता है। जब भी कभी भी अट्रैक्शन टाइप की एनर्जी होती है, अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और उसको वो रिलीज एनर्जी इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, एंड लैटिस एनर्जी जो होती है वो भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैटिस एनर्जी को समझते हैं, बहुत ही प्यारा डायग्राम है, बहुत ही प्यार से आप समझते हैं। भैया इसमें लिखा हुआ है, पहले इसको समझा देता हूं मैं आपको। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस कैटायन एनायन। चलिए हम तो मान लेते हैं हमें समझ नहीं आता, हम तो बस ये जानेंगे जब भी एनायन एक दूसरे से मिलेंगे, कंडीशंस क्या क्या देखिएगा। कैटायन गैसियस होना चाहिए, एनायन गैसियस होना चाहिए, और दोनों के दोनों अकेले होने चाहिए। अकेले मतलब कि
आइसोलेटेड होने चाहिए। जब भी अकेला गैसियस कैटायन, अकेला गैसियस एनायन दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और जाके जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, जब भी कैटायन, गैसियस कैटायन या गैसियस एनायन एक दूसरे से मिलेंगे और एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा तरीका था। गैसियस कैटायन, गैसियस एनायन अकेले होने चाहिए। जब ये भी मिलेंगे, जब भी एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। चलिए, तो अभी हमने देख ही लिया लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज। तो ये भी एक, मतलब आपको मैंने इसलिए बताया था, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl। चलिए अब एग्जांपल करके देख लेते हैं। सबसे पहले HCl बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, कैटायन का फॉर्मेशन। कैटायन फॉर्मेशन के लिए अपन को आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। हाइड्रोजन जो होता है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या होगा, हाइड्रोजन का कैटायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, सेकंड प्रोसेस वही था, एनायन फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा वही स्टेप चल रही है। सबसे पहले कैटायन बनाओ, फिर एनायन बनाओ, फिर दोनों को मिला दो। ठीक है, लैटिस बनाओ। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl माइनस, एनायन बन गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाला कैटायन, ये वाला एनायन, दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, HCl सॉलिड। दैट्स इट, ये आपका बन गया लैटिस का फॉर्मेशन। अपन ने करना सीख गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए एक क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आयनिक कैरेक्टर जो होती है, कंपैरिजन के बारे में जो क्वेश्चंस अगर आते हैं, ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देते हैं। क्या होता है कि आप आयनिक कैरेक्टर पता करने के लिए, जैसे सपोज करो आपके क्वेश्चन दे दिए, 4-5 कंपाउंड दे दिए उसमें, और बोला गया कि इनको अरेंज करके दिखाओ, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। तो अपन क्या करेंगे, भैया हमें तो पता है कि आयनिक कैरेक्टर है या नहीं है, ये तो पता कर सकते हैं, बट किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर कम है, वो बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि आपका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड। चलिए इसको क्वेश्चंस करते हैं कुछ। चलिए, कुछ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आप इसको अरेंज करने की कोशिश करिए इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। मैंने बता आपको एक ही बात बोली थी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दिस डेल्टा साइन इज फॉर डिफरेंस। ठीक है, तो उतना ज्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पे देखेंगे एनायन सबका सेम है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। एंड आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 4 होती है। सिमिलरली लिथियम की जो होती है 3 होती है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही सबका आपके क्वेश्चंस में कुछ करा हुआ है। एंड ये चीज मैंने आपको एक बार एस ब्लॉक में भी पढ़ाया था कि कुछ ज्यादा नहीं, 10-12 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद कर लीजिए, बस बाकी सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो सबसे कम है LiF का और सबसे ज्यादा डिफरेंस है CSF का। तो अगर मैंने आपको क्या बोला था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। एंड ऑल द बेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ये मैंने दे दिए, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसका आप क्वेश्चन करिएगा। अब एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। होता क्या है, देखिए, जब भी आपको लेटिस एनर्जी दी जाती है, ये अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपको बता दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है, आप बताइए लेटिस एनर्जी बताइए। अब हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। बॉर्न हीबर साइकिल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेटिस एनर्जी एंड आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन देखा जाए तो 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। और जो डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे डेल्टा, जब दिस इज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज योर लेटिस एनर्जी। हमने लेटिस एनर्जी पढ़ा हुआ है तो हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब भी गैसियस कैटायन, गैसियस एनायन अकेले एक दूसरे से मिलेंगे, एक मोल बनाने के लिए क्या, एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज जो होती है उसको हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। वापस रीड आउट कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होगा, इज फॉर्म, यहाँ पे अपन आयनिक के लिए पढ़ते हैं इसलिए आयनिक बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज कंपाउंड होता है। When 1 mole of compound is formed,
फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयन। अब आयंस पे कंफ्यूज मत हो जाना, आयंस इज योर कैटायन एंड एनायन। जब भी आइसोलेटेड गैसियस कैटायन एनायन मिलते हैं एक मोल कंपाउंड बनाने के लिए, द एनर्जी रिलीज इज योर लेटेस्ट एनर्जी। अब बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो हमारे को ज्यादा फर्क नहीं है, हमारे को याद रखना है, समझना क्या है कि जब भी एलिमेंट्स प्योर एंड स्टेबल फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ पे देख रहे थे हम कि गैसियस आइसोलेटेड होने चाहिए, यहाँ पर है प्योर और उनकी स्टेबल फॉर्म। जैसे अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन जो होता है वो अकेला नहीं मिलता, H2 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, O2 वगैरह ये सब चीजें होते हैं, Cl2, ठीक है। तो हाइड क्या होता है, ये इनकी प्योर और स्टेबल फॉर्म में मिलते हैं, और जब ये मिलकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक मोल कंपाउंड बनाते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए इसको मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। ये रहा आपका डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ जब भी सोडियम मेटल क्लोरीन मेटल से जुड़ता है, क्लोरीन आपका गैसेस फॉर्म में मिलता है, NaCl बनाता है सॉलिड, ठीक है। Cl2 के आगे 1/2 इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सोडियम जो है उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये होती है, एंड क्लोरीन जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म Cl2 होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेटिस एनर्जी, मैंने क्या बोला था, गैसेस कैटायन अकेला, गैसेस एनायन अकेला मिलता है एक मोल कंपाउंड बनाने के लिए, द एनर्जी रिलीज इज योर लेटिस एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो होता है बहुत ही प्यारा, ये 11th वालों के लिए तो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट चुटकियों में हो जाएगा फिर क्वेश्चन, डोंट वरी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, अगर कोई बोल देता है ड्रॉ द बॉर्न-हेबर साइकिल ऑफ NaCl, या फिर बोलता है फाइंड द लेटिस एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मतलब कि या तो बॉर्न-हेबर साइकिल बना के दिखाओ या लेटिस एनर्जी निकाल के दिखाओ जब भी हम NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये Na जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, क्लोरीन जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मिलके क्या बना रहा है NaCl, दैट इज योर डेल्टा HF। मैं बोल सकता हूँ इसको, आपने अभी तो पढ़ा था, ये शायद एग्जाम्पल भी यही था। जब भी कोई एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में मिलते हैं और एक मोल कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा HF। हीट चेंज मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो इससे हम लेटिस एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है। मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे अपन शुरू करते हैं इसको दोबारा से, देखिए सोडियम मेटल जब क्लोरीन एलिमेंट से क्लोरीन नॉन मेटल से मिलता है तो क्या बनाता है आपका NaCl सॉलिड, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायरेक्टली, मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया, ये होता है आपका डेल्टा HF, दैट इज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमें ये थोड़ी ना पढ़ना है, हमारे से तो क्वेश्चन ही कुछ और पूछा है, ड्रॉ द बॉर्न-हेबर साइकिल, और दिस साइकिल, ये जो साइकिल बनी हुई है कंप्लीट, इसको हम बॉर्न-हेबर साइकिल बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और लेटिस एनर्जी जो होता है उसके बारे में निकालते हैं, ठीक है। लेटिस एनर्जी निकालने का पहले फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला तो वगैरह बेसिकली होता कुछ नहीं है, हमें पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन रिमाइंड करते हैं क्या होती है। जब भी अकेला गैसियस कैटायन, अकेला गैसियस एनायन दोनों मिलते हैं एक मोल कंपाउंड बनाने के लिए, उस टाइम एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी, ठीक है। तो अपन पहले, ये तो सॉलिड फॉर्म में, गैसेस नहीं, सबसे पहले उसको गैसेस करो। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी होती है। कपूर को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बन गया सोडियम गैसेस फॉर्म में। अभी सोडियम गैसेस फॉर्म में बन गया, तो अब मुझे क्या करना है, कैटायन भी तो बनाना है इसको। कैटायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी IE, 1 भी बोल सकते हैं, बहुत सी जगह 1 भी लिखा होता है, IE लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ तो Na पे प्लस आ गया, एंड ये गैसेस है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ है क्लोरीन गैसेस, अभी तो गैसेस है, डायरेक्टली इसको एनायन बना देगा, नहीं भैया, उसमें क्या लिखा था, आइसोलेटेड होना चाहिए, ये अकेला नहीं है, इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। सबसे पहले इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बहुत सी जगह पे BDE लिखा हुआ होगा, डोंट गेट कंफ्यूज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी, दो के बीच में बॉन्ड है तो 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बन गया क्लोरीन गैसियस एटम, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाओ, एनर्जी पाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन पाओ। इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे Cl पे आ गया माइनस।
अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी और थोड़ा जल्दी नहीं थोड़ा ब्रीफली पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है एनर्जेशन एनर्जी पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में माइनस लगा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, प्लस तभी लगेगा जब भी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। जब भी एनर्जी आपकी अब्जॉर्ब होगी उस पर लगता है प्लस। माइनस तब लगेगा जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी। जब भी एनर्जी रिलीज होगी वो माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक, स्ट्राइक करा कुछ, बहुत अच्छी बात है, स्ट्राइक कर दिया। नहीं करा तो कोई बात नहीं, पीछे जाओ और वापस देखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिलीज, तो माइनस साइन, ठीक है। यहाँ बन गया गैसेस कैटायन, गैसेस एनायन अकेला। अब यहाँ क्या था अपना कि दोनों को फ्यूज करो, क्या बनेगा? 1 मोल कंपाउंड बनेगा। अब 1 मोल कंपाउंड बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज, आप देखिए यहाँ पे भी माइनस है। द एनर्जी रिलीज इज योर लेटेस्ट एनर्जी, बस दैट्स इट। तो अगर मैं आपको बोलूँ लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हो, अगर कोई पूछे वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच एफ बनाते हैं अपन। डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू, सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी, ये भी एनर्जी हमने दी, तो ये सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी हमने एनर्जी दी। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी एनर्जी हमने ही दी ताकि बॉन्ड टूटे, BDE, 1/2 BDE। अब एनर्जी कौन सी रिलीज हुई? माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब आपसे ये सब चीजें देने के बाद इनमें से किसी भी एक की वैल्यू दे देगा। मतलब आपको हो सकता है डेल्टा एच एफ की वैल्यू दे दी, सबकी वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ लिया गया भैया लैटिस एनर्जी की वैल्यू बताओ, तो आप इन सब की वैल्यू इलेबोरेट करो, डालो और खत्म करो, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से आपका निकाला जाता है। ये मैंने इसको शॉर्ट में आपको वहाँ समझा दिया है। डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, BDE/2 प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। तो बेसिकली आप यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे एंड सबकी वैल्यूज का मतलब इन सबका आंसर पा सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन की आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। अब आपको ड्रॉ द बॉर्न-हीबर साइकिल ऑफ MgO। तो यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे हैं, ये मैग्नीशियम जो है सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है, नॉन मेटल जो है बेसिकली आपका गैसेस फॉर्म में ही मिलते हैं। तो सिंपली ये डेल्टा एच एफ की वैल्यू, डेल्टा एच एफ दिया हुआ मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। आपको करना क्या है? बॉर्न-हीबर साइकिल बनानी है, कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा आपका Mg गैसियस। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों आपने इलेक्ट्रॉन एक साथ ही निकाल दिए। भैया लंगर नहीं बट रहा है, एक एक करके रोटी मिलेगी, ठीक है। तो एक एक करके आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड को सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम गैसेस में कन्वर्ट करा, IE1 आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला। फिर इसके अंदर मैंने, अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तो एक और बार वापस आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो Mg+2 कैटायन बन गया। सिमिलरली इनको 2 को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, 2 को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा? 1/2 BDE लगा दिया, BDE कर दो इसको, ठीक है। ये 1/2 पे मत जाना, दिस इज फॉर जस्ट बैलेंसिंग, ठीक है। 1/2, अब ये बन गया आपका ऑक्सीजन गैसेस। वापस क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं इसको, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो पहली बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आपका एनर्जी रिलीज होगी, तो -EA1 बन गया, O पे माइनस, वापिस एनर्जी रिलीज होगी तो -EA2, यहाँ पे माइनस आएगा, -EA2। ओ सॉरी, दिस इज नॉट द माइनस, ये एक ही बार माइनस आता बिकॉज पहली बार ही आपको एनर्जी रिलीज होती, बाद में आपको उसको फोर्स करना पड़ेगा, भाई इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे आपकी मम्मी आपको फोर्स करती है कि भाई खाना खा ले, खाना खा ले, ठीक है, 1 रोटी और ले ले, 1 रोटी और ले ले, कुछ नहीं होगा मोटा, ठीक है। फिर बाद में पता चलता है मोटे हो गए, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये बन गया गैसेस कैटायन, ये बन गया गैसेस एनायन। अब यहाँ पे भैया ध्यान रखिएगा, ये आइसोलेटेड ही है, O पे -2 का चार्ज है, यहाँ पे 2O नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बन गया गैसेस कैटायन, गैसेस एनायन। तो करना क्या था? जब एक गैसेस कैटायन गैसेस एनायन मिलते हैं, 1 मोल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। बस वैल्यू बन गई, सिंपली आप वैल्यूज जो डालें एंड आंसर पाएं, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, बना हुआ फॉर्मूला जैसे कि मैंने बनाया था लास्ट टाइम। सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE1 प्लस IE2, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर -IE1, फिर प्लस IE2। ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है एक ही बार प्लस करी जाती है,
क्योंकि अगली बार से अपन को उसको फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये लास्ट तरह के जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इट विल टेक 2 to 3 मिनट, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका बॉन्ड डिसोसिएशन या फिर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है? तो इसमें दो ही फैक्टर्स होते हैं, चार्ज ऑन आयंस और दूसरा होता है साइज ऑफ आयंस। सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, इसके ऊपर तो जाना ही मत, क्वेश्चन देखते वक्त इसके ऊपर जाना ही मत, आपको सीधा सीधा पहले देखना है चार्ज ऑफ आयंस। अगर चार्ज बड़ा छोटा है, अगर आपका सिंपली चार्ज डिफरेंस है, तो आप जिसका ज़्यादा बड़ा चार्ज उतना ज़्यादा, ये चीज़ पहले इसको देख लीजिए, जिसका ज़्यादा बड़ा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज़्यादा साइज बड़ा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी कम, या जितना ज़्यादा साइज छोटा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो अपन को उसको पहले देखना ही नहीं, अपन को ध्यान रखना है कि बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो अपन को इस चीज़ को नहीं देखना है, हमारे को पहले सबसे पहले चार्ज को देखना है। सबसे पहले कैटायन के चार्ज को देखें, फिर एनायन के चार्ज को देखें, फिर क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कंपेयर करके दिखाऊँ। यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे आप देखेंगे Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर +2 होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस, सिमिलरली Al के ऊपर +3 होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस। तो यहाँ पे एनायन के ऊपर तो चार्ज सेम है, सबको हटा देते हैं। और सबसे ज़्यादा कैटायन पे चार्ज किसका है? कैटायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज इसका है, +3 +2, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्डर 1 <2 2 3, या फिर 3 2 1, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2Na, तो मतलब +2 का चार्ज हो जाएगा, +2 क्या +1 का ही चार्ज मान लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे दो सबको बैलेंस कर लेते हैं। +2 का, यहाँ +2 का, यहाँ पे +3 का, ठीक है। बेसिकली चाहो तो +2 +2 +6 कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया, और तो आंसर आपका वापस यही बन जाएगा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लास्ट तरह का एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा कंपेयर द लैटिस एनर्जी। आपको NaCl और MgO की एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो अपन देखेंगे कैटायन, पहले यहाँ पे देखेंगे, इस पे +1 चार्ज है, Na के ऊपर +1 चार्ज है, Mg के ऊपर +2 चार्ज है। तो देखने से पता चल रहा है कि कैटायन का साइज ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, O के ऊपर वापस -2 चार्ज है। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों का दोनों रेशियो जो है MgO का बड़ा है, तो एनर्जी जो हो जाएगी आपकी सीधा लैटिस एनर्जी जो होगी MgO की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। एंड NaCl जो होता है वो छोटा होता है MgO से, तो लैटिस एनर्जी जो होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए मार्केट में, अभी से आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, एंड वट एवर इट इज़, जो भी चल रहा है चलने दो यार, ज़िंदगी आपकी है, मेहनत आपको करनी है। डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। चलिए बाय।